हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हमने जीओसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू किया था बेटा, जिसका नाम था अम्ल और क्षार। ठीक है, जिसमें हमने अम्ल सीख लिया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, संयुग्म अम्ल क्या होता है और संयुग्म क्षार क्या होता है। तीन तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े थे बेटा, एक तो अरेनियस का, एक ब्रोंस्टन लोरी का और लुईस का, जिसमें से सबसे ज़्यादा काम का बेटा अपने लिए ब्रोंस्टन लोरी का था। और हमने बहुत सारे ऐसे सवाल भी किए थे जिसमें हमने अम्लीय सामर्थ्य को कंपेयर किया था, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करी थी काफ़ी सारे यौगिकों में। ठीक है, तो आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, एक नई सारणी लिखूंगा एक अम्लीय सामर्थ्य की, जो आपको याद नहीं करनी है, लेकिन उसमें से अपन बहुत सारी चीज़ें निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था के नहीं, हम पीके का इस्तेमाल करते हैं अम्लीय सामर्थ्य लिखने के लिए, क्योंकि पीके को देखना ज़्यादा आसान होता है के कंपैरिजन में। और अम्लीय सामर्थ्य और पीके का रिलेशन मैंने आपको बताया था कि व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं एक दूसरे के। तो आओ आज हम वही सारणी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। ठीक है, आपको याद नहीं करनी बेटा ये, इसमें से हम इंपॉर्टेंट बातें निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमारे काम की है। तो अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में सबसे पहले जो सारणी में लिखने जा रहा हूं मैं, HSBF6। सबसे पहली बात तो बेटा आप लोग एक चीज दिमाग में फिट करो कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों से ज्यादा अम्लीय होते हैं। सामान्यतः बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। इन जनरल जो अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक यौगिक जो होते हैं, वो ऑर्गेनिक यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिकों से ज्यादा अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, एक चीज ये दिमाग में फिट करनी है। तो सबसे पहले HSBF6 लिखा है, फिर HI लिख रहा हूँ, फिर H2SO4 लिख रहा हूँ, फिर H3O+ लिख रहा हूँ। ये अम्लीयता का क्रम लिख रहा हूँ बेटा। इसके नीचे मैं इनकी पीके वैल्यू भी लिखूंगा ताकि आप जज कर पाओ। बिल्कुल पीके से ही समझना पड़ेगा हमें। पीके निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है पीके वैल्यू। ठीक है, अपन इसको थोड़ा थोड़ा समझ भी लेंगे और समझने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि ये सारणी कैसे बनी होगी। लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए एक बार। मैं फिर कह रहा हूं, याद नहीं करनी तो घबराना नहीं है। इसको बेटा पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पिक्रिक एसिड। दो NO2 लगे हुए हैं ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, अभी इनके नीचे मैं पीके वैल्यू भी लिखूंगा, आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ और एक लाइन छोड़ देना। जैसे ये नोट कर रहे हो, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, फिर अगली लाइन लिखोगे उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, उसके नीचे हम पीके वैल्यू लिख लेंगे। या चलो मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके पीके की बात करूँ तो इसका पीके -12 आता है, इसका पीके -10 आता है, इसका पीके -9 आता है, इसका पीके -1.7 आता है। तो जितने भी अकार्बनिक यौगिक है उनका पीके माइनस में आ रहा है, और जितना कम पीके की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा यौगिक कैसा होगा बेटा, अम्लीय होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी है वो सारे कैसे हैं बेटा, अकार्बनिक यौगिक है। ये कार्बनिक यौगिक है, इसका पीके लगभग 1 के बराबर आता है। ठीक है, इसका पीके लगभग बेटा 4.34 के बराबर आता है। फिर इसके बाद जो लिख रहा हूँ मैं, वो हमारा लिख रहा हूँ एसिटिक अम्ल CH3COH, फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और H2CO3 के बाद बेटा फिर मैं लिख रहा हूँ पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर मैं लिख रहा हूँ बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिनॉल। और फिनॉल के लगभग ही हमारे साइनाइड की वैल्यू भी आती है, उसी के लगभग बेटा हमारा अमोनियम आयन की वैल्यू भी आती है, और उसी के लगभग बेटा हमारा यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्टिव मिथाइलिन समूह की वैल्यू भी आती है। अभी कितनी आती है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एसिटिक अम्ल की बात करूँ तो इसकी लगभग 4.74 के लगभग होती है। जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी पीके वैल्यू 3 से 6 के बीच में वेरी करती है, 3 से 6 के बीच में लाई करेगी। जैसे इसकी 4.74 है, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 से 6 के बीच में लाई करती है। इसकी लगभग 6.4 आती है, इसकी 7.2 आती है, इसकी 8.4 आती है, इनकी लगभग बेटा 10 के लगभग आती है। ठीक है, और आगे लिख रहा हूँ मिथेनॉल, फिर हमारा वाटर, फिर हमारा इथेनॉल, फिर हमारा बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फिर हमारा कीटोन। ठीक है, फिर हमारा एसिटिलीन। ठीक है, पहले यहाँ तक की पीके वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ाऊंगा चीज़ों को।
तो हमारा जो मिथेनॉल है उसकी पीके वैल्यू जो होती है वो 15.5 के लगभग आती है, वाटर की पीके 15.7 के लगभग आती है, इथेनॉल 16, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 17, 18, 20, एसिटिलीन की वैल्यू 25 आती है ना। याद नहीं करना आपको, मेरे को याद है, ठीक है, मेरा काम पढ़ाने का है, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो गई, लेकिन आपको याद नहीं करनी, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकाल के लाएंगे, वही आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके आगे बेटा यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, एसिटिलीन के बाद अमोनिया, आप कंटिन्यू में लिखना, ठीक है। एसिटिलीन के बाद अमोनिया लिखा है, अमोनिया के बाद बेटा PH3CH, PH3CH के बाद बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर हमारा एल्केन आ जाएगा, ठीक है। और अमोनिया की जो निकल के आती है वो 36, इसकी 37, इसकी लगभग 44 और इसकी 60 से अधिक आती है बेटा, ठीक है। इतनी सी सीरीज है, लेकिन इतनी बड़ी हमें याद भी नहीं करनी है। इधर देखो बेटा एक बार, हमें इसमें से जो काम की चीज़ें हैं, एक तो हमारा H2CO3, इसके रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे, इसके सापेक्ष बात करेंगे, ठीक है। एक हमारा मिथेनॉल, इसके सापेक्ष बात करेंगे, ठीक है। और एक हमारा एसिटिलीन, इसके सापेक्ष बात करेंगे। इन तीन चीज़ों के सापेक्ष हम चीज़ों को देखेंगे बेटा कि इन तीन चीज़ों के सापेक्ष कौन ज़्यादा अधिक अम्लीय आ रहा है, कौन कम अम्लीय आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये आपको समझा दूँ थोड़ा थोड़ा, अगर अपन आइडिया लें कि कैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही होंगी, तो उस आइडिया को समझते हैं। HSBF6, HI, H2SO4, H3O+, थोड़ा देखते हैं कि -12, -2 इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम। अगर मैं HSBF6 की बात करूँ तो इधर आओ बेटा एक बार, मुझे पता है SB का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा, है ना, SB का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसके पीछे बेटा 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं? 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। समझने की कोशिश करते हैं बेटा एक बार, है ना। 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। HSBF6 था, अगर मैं इसमें बात करता हूँ बेटा, तो इसका जो संयुग्म क्षार बनेगा वो क्या बनेगा? SBF6 माइनस बनेगा, इसमें से H+ निकालने के बाद। तो मैं वही SBF6 माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जितना ज़्यादा हमारा आकार होगा, जितना ज़्यादा हमारा साइज होगा, जितना बड़ा आकार होगा, उसमें अगर मैं ऋणायन को देखूंगा तो उतना विस्तृत रूप में पड़ा होगा, और जितना विस्तृत रूप में पड़ा होगा उतना ज़्यादा हमारा ऋणायन कैसा होगा बेटा? स्थायी होगा। साथ ही साथ बेटा पीछे से 6 फ्लोरीन का -I प्रभाव लग रहा है, तो वो भी ऋणायन को कैसा करने में काम आ रहा है? स्थायी करने में काम आ रहा है। जबकि HI की बात करूं, जस्ट इसके बाद वाला, तो उसमें बेटा केवल आयोडीन का साइज ही बड़ा है और उसमें ऋणायन विस्तृत रूप में पड़ा हुआ है, ज़्यादा बड़ी साइज में। जैसे मान लो आप ऐसे समझो, एक बड़ा कमरा है और एक छोटा कमरा है। बड़े कमरे में 10 लोगों को मवाना है और छोटे कमरे में 10 लोगों को मवाना है। कहाँ पे ज़्यादा आराम से 10 लोग रह पाएंगे? बड़े कमरे में। उसी प्रकार से ऋणायन जो है बड़ी साइज में आराम से विस्तृत रूप में पड़ा हुआ है। छोटी साइज होती तो कैसा होता? कंजस्टेड होता, और कैसा फील कर रहा होता? अस्थायी फील कर रहा होता। तो यहाँ पे I- कैसा है? कमरा बड़ा है, साइज बड़ा है, तो यहाँ पे भी माइनस कैसा होगा बेटा? स्थायी होगा। लेकिन यहाँ पे पीछे से कोई -I लगाने वाले नहीं है, इसलिए SBF6 माइनस जो है उसका पीके वैल्यू -12 है, इसका पीके वैल्यू -10 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे लिए जो है वो H2SO4 है। तो अगर मैं H2SO4 की बात करूं बेटा, तो H2SO4 में से अगर मैं H को निकाल दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे O-। अब ये ऋणायन देखो बेटा, ये ऋणायन इधर भी अनुनाद में जा सकता है, इधर भी अनुनाद में जा सकता है। यहाँ पे कितनी एक जैसी अनुनादी संरचना बनेगी? 3 अनुनादी संरचना एक जैसी बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ऋणायन कहाँ पे आया? ऑक्सीजन पे आया। अधिक विद्युत ऋणी पे हमारा ऋणायन आया है और 3 एक जैसी अनुनाद संरचना बन रही है, और पीछे से सल्फर भी कैसा है? बड़ी साइज वाला है। बात समझ में आ रही है? तो 3 अनुनादी संरचना एक जैसी और ऑक्सीजन पे ऋणायन आया, इसलिए ये भी कैसा है? हमारा संयुग्म क्षार स्थायी है, ठीक है ना। तो ये मैंने बेटा HSBF6 की बात करी, HI की बात करी, H2SO4 की बात करी। अब यहाँ पे H3O+ लिखा है बेटा, और H3O+ कैसा है बेटा? यहाँ पे धनायन आवेश रख रहा है। जैसे इसमें से H+ निकालूंगा बेटा, ये कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा पिक्रिक एसिड की। पिक्रिक एसिड में से जैसे ही मैं यहाँ से H को निकालूंगा, यहाँ से मैंने H को निकाल दिया बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। और इस ऋणायन को देखूंगा तो कहाँ कहाँ पे ये ऋणायन आएगा? ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। जैसे ही ऑर्थो और पैरा पे आएगा तो इन 3 NO2 समूह का कौन सा प्रभाव लगेगा बेटा? -M लगेगा और -I लगेगा। तो 3 -M 3 -I वाले समूह क्या कर रहे हैं? इस ऑक्सीजन के ऋणायन को स्थायी कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन का ऋणायन अत्यधिक रूप से स्थायी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जैसी RS नहीं बन रही, समान RS नहीं बन रही। जबकि H2SO4 में बेटा क्या बन रही थी? एक जैसी RS बन रही थी।
थी, एक जैसी अनुनाद संरचना बन रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी 3-3 -M 3-3 -I वाले समूह है, इसलिए पिक्रिक एसिड भी कैसा होता है बेटा, अधिक अम्लीय होता है। जबकि यहाँ पर अगर मैं H को निकालूंगा और यहाँ पे ऋणायन बनाऊंगा तो केवल 2 ही NO2 हैं जो -M -I लगाएंगे। वहाँ 3 -M 3 -I थे, यहाँ 2 -M 2 -I है। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ से अगर मैं H को निकालूंगा, यहाँ ऋणायन बनाऊंगा, तो यहाँ पे कितनी अनुनाद संरचना बन रही है बेटा, 2 इक्विवेलेंट RH बन रही है, 2 अनुनाद संरचना बन रही है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसका pK 4.74 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 3 से 6 के बीच में इसका लाई करता है। हल्का फुल्का आइडिया ले रहे हैं बेटा, अपन ज़्यादा नहीं कर रहे। फिर H2CO3 की बात है बेटा, तो H2CO3 कैसा होता है, यहाँ पे COOH और यहाँ पे OH, इस तरह की इसकी संरचना होती है। और H2CO3 बहुत अच्छा अम्ल नहीं है। अगर रूम तापमान की भी बात करूँ तो H2CO3 किस में टूट जाता है बेटा, H2 और CO2 में टूट जाता है, वो आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने H को निकाला बेटा, यहाँ पे इस पे माइनस लगाया, यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है बेटा, लेकिन इस OH समूह का कौन सा प्रभाव लग रहा है, +M प्रभाव लग रहा है, जो इस ऑक्सीजन के ऋणायन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका पीके वैल्यू इसके पीके वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये H2CO3 कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय है। फिर यहाँ पे बात करें बेटा, तो यहाँ दोनों में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा था, जबकि यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद चल रहा है, और केवल एक ही NO2 है जो -M और -I प्रभाव लगा रहा है। मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ कैसे ये अम्लीयता की सारणी आई होगी। ठीक है, मैं आपको फिक्स चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, आप खुद भी सोच सकते हो। ये सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, सारे प्रभाव हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर पैरा पे -M -I लग रहा है, तो ऑर्थो पे भी तो -M -I लग रहा है, और -M तो सर स्थिति पर आधारित होता है, दूरी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो दोनों में -M तो सेम लगेगा, जबकि ऑर्थो पे -I पैरा के -I से ज़्यादा है। तो यहाँ पर से जब आप H निकालोगे सर, तो यहाँ माइनस आएगा, तो इसका पीके तो कम होना चाहिए था, इसका पीके ज़्यादा होना चाहिए था, ये ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए था, इसका -I ज़्यादा स्थायी है। अरे यार, इसका -I इस ऑक्सीजन के ऋणायन को अधिक स्थायी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ज़्यादा स्थायी कर रहा है। लेकिन होता क्या है बेटा, ये जो OH लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, ये OH और ये जो NO2 की संरचना लिखी हुई है, ये कैसी होती है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे द्विबंध ऑक्सीजन, इनमें हाइड्रोजन बंधन हो रहा होता है पहले से। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन बंधन हो रहा है। तो हाइड्रोजन बंधन के कारण ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन जो है, ये थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में बात करूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा। ये जल्दी से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंधन नहीं हो रहा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन बंधन वाला फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंधन के कारण इसको निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए इसकी पीके वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए इसका अम्लीयता थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर बात करें बेटा फिनॉल की, तो फिनॉल में कोई -M कोई -I अलग से नहीं लगे हुए बेटा, मतलब जिस तरह से NO2 लगे हुए थे पिक्रिक एसिड में, या इसकी बात करूं या फिर ऑर्थोपेरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, तो इसमें कोई अलग से ग्रुप नहीं लगे हुए। तो फिनॉल HCN और RNH3+, और ये एक्टिव मिथाइलिन समूह में याद करो आप, यहाँ से हम H को निकाल देते हैं, इन सब का पीके वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, लगभग 10 के बराबर आ रहा है बेटा। फिर बात करते हैं बेटा मिथेनॉल की। ठीक है, अब यहाँ पर फिनाइल कम से कम -M ग्रुप तो था, जबकि CH3 कौन सा है बेटा, CH3 यहाँ पर +I ग्रुप है। तो यहाँ से अगर मैं H को निकालूंगा, यहाँ माइनस बनेगा, तो इसके सापेक्ष में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कम अम्लीय है। ऐसे वाले सवाल तो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए थे, PHOH और ROH वाले। मुद्दा कहाँ आता है बेटा, मिथेनॉल और वाटर। मिथेनॉल की बात करूँ तो CH3O- है, और वाटर की बात करूँ तो OH- है। ठीक है, तो CH3 का कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा, +I लग रहा है, जबकि हाइड्रोजन का तो कोई प्रभाव होता ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है बेटा कि यहाँ पर पीके वैल्यू किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, मिथेनॉल की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आ किसकी रही है, वाटर की। तो आप इस चीज़ को याद कर लो बेटा, क्योंकि अगर समझने लगोगे तो मैं समझा भी सकता हूँ बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये O- जो है, यहाँ पर ये CH3 का इस तरह से लगा हुआ है ग्रुप, तो ये O- के जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी जगह पर विस्तृत हो रहे हैं। इस पूरे CH3 के हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक बंद में जाके ये जो है माइनस चार्ज विस्तृत होगा। उस चीज़ को अपन ना समझने की बजाय हम इसी चीज़ याद कर लें कि वाटर से अधिक हमारा कौन होता है, मिथेनॉल अम्लीय होता है। बाकी सभी अल्कोहल, अगर मैं बात करूं कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सारे अल्कोहल मिथेनॉल को छोड़कर वाटर से कम अम्लीय होते हैं, जल से कम अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, जितने भी अल्कोहल आ रहे हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक देखो आप, जितने भी अल्कोहल आ रहे हैं वो सारे जल से कम अम्लीय होते हैं, एक्सेप्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल को छोड़ के। केवल मिथेनॉल की पीके वैल्यू 15.5 है, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर इसको डब्बा बना के लिखा था, तो ये हमारे लिए एक स्टार वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको हमें याद रखना है, मिथेनॉल जो है वो वाटर से ज़्यादा अम्लीय होता है, ये याद करने वाली बात है।
फिर यहाँ पे देखेंगे बेटा तो सब में हमारा O पे नेगेटिव आ रहा था, जितने भी अल्कोहल थे सब में ऑक्सीजन पे ऋणायन बन रहा था। जबकि अगर मैं कीटोन की बात करूँ, कार्बोनिल ग्रुप की बात करूँ, तो कहाँ पे माइनस बनेगा, कहाँ पे ऋणायन बनेगा, कार्बन पे ऋणायन बनेगा। फिर वो बाद में ऑक्सीजन पे जा सकता है, लेकिन वो दोनों जगह पे विस्तृत है, कार्बन पे भी और ऑक्सीजन पे। जबकि यहाँ पर बेटा ये पूर्ण रूप से किस पे विस्तृत हो रखा है, ऑक्सीजन पे ही रुका हुआ है। और ऑक्सीजन पे जो हमारा ऋणायन है वो अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ऑक्सीजन के ज्यादा स्थायी होगा एज इसके सापेक्ष देखूंगा तो कीटोन के। तो यहाँ पे कार्बन पे जो ऋणायन बन रहा है वो ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में जा रहा है। जबकि हम एसिटिलीन की बात करें तो ये कार्बन sp पे ऋणायन बना है बेटा, यहाँ पे कार्बन sp2 पे बना है, लेकिन ये ऋणायन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी जा सकता है। जबकि ये ऋणायन कहीं पे भी नहीं जाएगा, यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। ये विस्थानीकरण कर रहा है, ये विस्थानीकरण नहीं कर रहा। और ये कार्बन पे ऋणायन है, ये भी कार्बन पे ऋणायन है, लेकिन ये वाला ऋणायन ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, इसलिए इसका pK वैल्यू कम है, इसका pK वैल्यू ज़्यादा है। अब मुद्दा क्या आता है बेटा कि ये बेटा कार्बन sp है और ये वाला NH3 का जो है, अगर मैं इसके आगे यहाँ पे NH3 लिख देता हूँ, तो मैंने आपको जब प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाया था तो कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, ये बात मैं आपको वहाँ पे बता के आया था, ठीक है ना, कि कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो यहाँ पे कार्बन पे ऋणायन बना, और जबकि मैं यहाँ से एक H को निकालूंगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऋणायन बनेगा। और कार्बन sp पे ऋणायन और नाइट्रोजन sp3 पे ऋणायन में ज़्यादा अधिक विद्युत ऋणी कौन है, कार्बन sp पे ऋणायन अधिक विद्युत ऋणी है। इसका मतलब ये वाला जो संयुग्म क्षार बनेगा वो अधिक हमारा स्थायी होगा, इसलिए ये वाला जो यौगिक है एसिटिलीन वो अधिक कैसा होगा बेटा, अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा 3 फिनाइल लगे हुए हैं और CH लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं H निकालने के बाद, तो कुछ इस तरह की संरचना बनती है बेटा। ये एक फिनाइल है और ये एक फिनाइल है और एक ये फिनाइल है, ठीक है। लेकिन इस कार्ब ऋणायन का जो संकरण आता है बेटा वो क्या आ जाता है, sp3 आ जाता है। और ये तीनों फिनाइल जो हैं एक दूसरे के तल में नहीं होती। जैसे अगर आपने कभी देखा हो दीवार पे जो पंखा लगा होता है उसकी तीनों पंखड़ियां जो देखोगे, कभी भी तीनों पंखड़ी एक तल में नहीं होती, एक यूं मुड़ी होती है, दूसरी यूं मुड़ी होती है, तीसरी यूं मुड़ी होती है। इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेलर शेप। जहाज के अंदर प्रोपेलर होता है और उस प्रोपेलर की तीनों पंखड़ियां जो होती है वो कभी भी एक ही दिशा में नहीं होती, वो तीनों अलग अलग तल में आती है। तो उसी तरह से तीनों फिनाइल अलग अलग तल में है, और अगर तीनों फिनाइल अलग अलग तल में तो इनके पी कक्षक भी अलग अलग तल में होंगे, और पी कक्षक भी अलग अलग तल में है तो अनुनाद संभव नहीं है। और वैसे ही ये कार्ब ऋणायन क्या आ गया बेटा, sp3 आ गया। तो यहाँ पर यह क्या होता है, तीनों की वजह से यहाँ पर आपका जो है अनुनाद संभव नहीं हो पाता, इसलिए नाइट्रोजन से इसको पीछे रखा गया है। फिर ये तो एल्कीन है, और नाइट्रोजन और एल्कीन में ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन होता है बेटा, नाइट्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, और फिर एल्केन सबसे लास्ट में लिखा है। तो हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दिया बेटा। अब मुद्दा सुनो, हमारे लिए काम की बात क्या है जो हमें याद रखनी है। सारे के सारे अल्कोहल वाटर से ज़्यादा, सारे के सारे अल्कोहल वाटर से कम अम्लीय होते हैं एक्सेप्ट मिथेनॉल, पहली बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात जो इस सारणी से मुझे समझ में आ रही है कि सारे के सारे अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होते हैं। जितने भी अल्कोहल आ रहे हैं वो सब फिनॉल के पीछे आ रहे हैं, तो सारे के सारे अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय हैं, ठीक है। आपको पूरी सीरीज में केवल एक चीज याद करनी है, मिथेनॉल और वाटर वाली बात। केवल मिथेनॉल और वाटर वाली बात याद रखनी है कि मिथेनॉल जो है वो वाटर से ज़्यादा अम्लीय है। इसके अलावा कुछ भी याद करने का नहीं है, आप सब अपने लॉजिक से आंसर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे के सारे अल्कोहल कैसे हैं बेटा, फिनॉल से कम अम्लीय हैं। सारे के सारे अल्कोहल जल से अधिक अम्लीय हैं एक्सेप्ट मिथेनॉल। दो बात, सारे के सारे अल्कोहल एसिटिलीन से, ठीक है, सारे के सारे अल्कोहल एसिटिलीन से अधिक अम्लीय हैं। तीसरी बात। चौथी बात देखो बेटा, ये H2CO3 पे भी मैंने गोला मारा था, थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझने वाली बात है ना। बोर्ड की लंबाई चौड़ाई को देखते हुए लिखा गई है सारणी, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगी बात। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल H2CO3 से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। इनकी पीके रेंज कितनी होगी, जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे दुनिया में उनकी पीके रेंज होगी 3 से 6 के बीच में, जबकि इसकी 6.4 आ रही है। तो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल H2CO3 से ज़्यादा अम्लीय होंगे। ये 4 बातें मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैंने इसको इतना गौर करके बोला और इतनी बड़ी सारणी लिखी। इतना सारा मैं याद करके आया, इतनी सारी पीके वैल्यू मैंने याद करी, मैं पागल नहीं हूँ।
ठीक है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतनी बड़ी सीरीज आपको लिखाई। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ मत याद करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है सीरीज से। एक बात, अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक से ज़्यादा अम्लीय होते हैं, पहली बात। सारे अल्कोहल वाटर से कम अम्लीय होते हैं, मिथेनॉल को छोड़ के, सब लिखा दूंगा अभी मैं ये बात। तीसरी बात, सारे के सारे अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होते हैं, ठीक है। और चौथी बात, सारे के सारे अल्कोहल एसिटिलीन से ज़्यादा अल्कोहल होते हैं, ज़्यादा अम्लीय होते हैं। और पांचवी बात क्या है बेटा, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल H2CO3 से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। ये 5 बातें मेरे लिए इस पूरी सारणी से इंपॉर्टेंट निकल के आई है। ये चीज़ मेरे दिमाग में रखनी है मुझे, क्योंकि मैं आपको आगे चल के कुछ परीक्षण कराऊंगा, सक्रिय धातु परीक्षण और सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण कराऊंगा, तो उसमें ये चीज़ें काम में मैं ले लूँगा, ठीक है ना। तो आओ इस सबको मिटा देते हैं। आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा कभी ना कभी पोस्ट करके, ठीक है। मैं ये 5 बातें लिख रहा हूँ, जिसमें 4 ही लिख रहा हूँ। एक तो वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि अकार्बनिक वाले जो है, मैं इस सारणी के अकॉर्डिंग 4 बातें लिख रहा हूँ। वो 4 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, सारे अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं मिथेनॉल को छोड़कर। मिथेनॉल को छोड़कर सारे के सारे अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं। दूसरी बात, सारे अल्कोहल एसिटिलीन से ज्यादा अम्लीय होते हैं। तीसरी बात, सारे अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होते हैं। और चौथी बात बेटा, सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं, या ज़्यादा लिख लो, जैसे सिंपल भाषा में जैसे समझ में आ जाए वैसे लिख लो, ज़्यादा अम्लीय होते हैं। ये 4 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार 4-5 बार मैं आपको दोहरा चुका हूँ ये बात। बार बार दोहराने का मतलब नहीं, अब तो लिखा भी थी, पोस्ट करके इसको लिख लो। अब अपन करते हैं सवाल, ठीक है ना। आगे और सवाल करते हैं। पिछली क्लास में आपको वैसे ही बहुत सारे सवाल कराए थे, आओ उसी में और थोड़े से सवाल को बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, वही अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। कब तक पढ़ते रहेंगे अम्लीय सामर्थ्य? जब तक सिलेबस पूरा कवर नहीं हो जाता अम्लीय सामर्थ्य का, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे वापस से, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें। इतना कंटेंट दे दूंगा बेटा, आपको टेंशन ही नहीं होगी, कहीं से भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे जाके आप कहीं की भी शीट लगा सकते हो, और अपन खुद भी शीट कराएंगे, खुद भी डीपी भी कराएंगे, वो भी करेंगे। ट्राई करो यार, ये अभी जो सारणी लिखाई है और जो 4 बातें लिखाई है उससे हो जाएंगे सारे सवाल। सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ पहले शुरुआत के। पहले 4 सवाल ट्राई करो बेटा पोस्ट करके, फिर मैं इधर लिख रहा हूँ बाकी के। आप ट्राई करते रहो उनको।
आपको बताना है कि बाएं से दाएं जाएंगे और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा अम्लीय सामर्थ्य। चलो पहले इधर वाले डिस्कस करते हैं बेटा। ये 4 सवाल आपने ट्राई कर लिए होंगे पोस्ट करके बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, सारे अल्कोहल एसिटिलीन से ज़्यादा अम्लीय होते हैं? सारे अल्कोहल लिखे, सारे एसिटिलीन लिखे, सोच रहे ही नहीं है। अगर मान लो मैं वो सारणी नहीं भी लिखा था, वो बात नहीं भी लिखा था, तो कैसे करते हैं? यहाँ से H निकालते हैं, यहाँ पे ऋणायन बनाते हैं, यहाँ से H निकालते हैं, यहाँ पे ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऋणायन आया, यहाँ पे कार्बन sp पे ऋणायन आया, और ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, यानी कि ये वाला संयुग्म क्षार ज़्यादा स्थायी है, इसलिए A ग्रेटर देन B ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आ गया। यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा? A ग्रेटर देन B आएगा, यहाँ पर भी A ग्रेटर देन B आएगा, यहाँ पर भी A ग्रेटर देन B आएगा। किसका क्रम आ रहा है? ये अम्लीय सामर्थ्य का आ रहा है। ये तो बेटा लल्लू था, है ना। ये दिवाली का वो पटाखा है जो कभी फूटा ही नहीं, फुलझड़ी, है ना, फुलझड़ियाँ थी ये। तो आओ इधर बात करते हैं 5वां 6वां 7वां बेटा। ये बढ़िया है, थोड़ा पोज करके ट्राई करो इनको 5, 6, 7 को। तो आपने 5th वाला ट्राई किया होगा बेटा। 5th वाले में आपने क्या किया होगा? यहाँ से H निकाला होगा, यहाँ पे ऋणायन बनाया होगा, यहाँ से H निकाला होगा, यहाँ पे ऋणायन बनाया होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऋणायन बनाया बेटा, यहाँ पे कार्बन sp पे ऋणायन बनाया, और ये वाला ऑक्सीजन पे जो ऋणायन बनाया है उसके पीछे -m समूह भी लगा हुआ है, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद भी चल रहा है। तो बेटा सिंपल है, अगर मैं मान लो सारणी नहीं भी लिखा था तब भी आप सीधे सीधे आंसर B ग्रेटर देन A लगा के आते हैं, जो आप अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हो। और अगर अपने को सीरीज याद है तो अपन बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बहुत पहले आता था सीरीज में, और ये तो फिनॉल के बराबर रखता था। फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा 6ठे नंबर का। तो 6ठे नंबर में क्या है? यहाँ पे जो RSO3H की संरचना बनेगी वो ऐसी बनेगी, कुछ RCOH की बनी हुई है, फिनॉल विनॉल की सब बनी हुई है। H निकालोगे बेटा तो यहाँ ऋणायन बनेगा, यहाँ H निकालोगे यहाँ ऋणायन बनेगा, यहाँ H निकालोगे यहाँ ऋणायन बनेगा, और यहाँ से H निकालोगे यहाँ ऋणायन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बेटा तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है, 3 बार चल रहा है, तीनों एक जैसी संरचना बनेगी, यानी कि 3 एक जैसी इक्विवेलेंट RS बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है, यानी कि बढ़िया क्वालिटी का अनुनाद चल रहा है, यानी कि ऋणायन जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही जा रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे बेटा तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है, लेकिन अब की बार अनुनाद संरचना एक जैसी 2 ही बनेगी, क्योंकि यहाँ से यहीं जा सकता है। फिर यहाँ पे देखूंगा बेटा तो यहाँ पर ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद चल रहा है। सर कैसे? अबे गधेड़ो, यहाँ पे ये फिनाइल है और ये OH है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऋणायन यहाँ पे जाएगा ना यार कार्बन पे, ये तो पता होना चाहिए ना फिनाइल क्या होता है। अब तो ऑक्सीजन टू कार्बन अपना अनुनाद चल रहा है बेटा, और 5 अनुनादी संरचना बनेगी इसकी, लेकिन वो एक जैसी वाली नहीं है, समान वाली नहीं है, इक्विवेलेंट वाली नहीं है। और इस महाशय का तो कुछ है ही नहीं, इसका तो प्लस ही लग रहा है, तो ये तो भयंकर रूप से उस ऋणायन की बेइज्जती कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पर संयुग्म क्षार की तुलना करूंगा तो वही हमारे लिए अम्लीय सामर्थ्य की क्रम आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है? A वाला, फिर B वाला, फिर C वाला, और फिर D वाला। इसलिए आंसर क्या आ गया बेटा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। ये हमारा अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आ गया। फिर 7वें नंबर का सवाल एकदम सिंपल सवाल है बेटा। ये कैसे करना है अपन को? पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को ध्यान में रखते हुए हमें करना है, ठीक है। यहाँ से H को निकालूंगा बेटा, यहाँ पे ऋणायन आएगा, यहाँ ऋणायन आएगा, यहाँ पे ऋणायन आएगा, और यहाँ पे ऋणायन आएगा। अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणायन कैसा होता है बेटा? स्थायी होता है, और बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः क्या बढ़ती है बेटा? विद्युत ऋणता बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणायन स्थायी होता है, यानी कि जब मैं बाएं से दाएं जा रहा हूँ तो संयुग्म क्षार मेरा स्थायी हो रहा है, यानी कि मेरा अम्लीय सामर्थ्य क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा अम्लीय मेरा HF है, फिर H2O है, फिर NH3 है, फिर CH4 है। सबसे जल्दी से H+ कौन देगा बेटा? ये देगा, क्योंकि इसके टूटने के बाद जो बन रहा है संयुग्म क्षार वो स्थायी है। फिर ऊपर से नीचे जाता हूँ तो सामान्यतः बेटा विद्युत ऋणता क्या हो जाती है? विद्युत ऋणता कम हो जाती है। HH निकालूंगा, F- Cl- Br- I- बनेगा, लेकिन बेटा साइज बढ़ती है, आकार बढ़ता है। और जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम सवालों को विद्युत ऋणता से नहीं, हम आकार से करते हैं। आयोडीन का साइज बड़ा है जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको मिटा के बना के बताता हूँ आपको कि आयोडीन का साइज बड़ा है बेटा, ये आयोडीन है, इस पर ऋणायन पड़ा हुआ है, और फ्लोरीन का साइज बेटा छोटा है, यहाँ पर भी ऋणायन पड़ा हुआ है, और दोनों ऋणायन की क्वांटिटी उतनी है, मात्रा उतनी है उस ऋणायन की, ठीक है। वही वाली बात आ गई, एक छोटे कमरे में 10 आदमियों को फिट करना और एक बड़े कमरे में 10 आदमियों को फिट करना।
कहाँ पे 10 आदमी अच्छे से फिट हो पाएंगे बेटा? बड़े कमरे में आरामदायक तरीके से वो 10 आदमी फिट हो पाएंगे। जो भी मेहमान आपके घर में आया वो खुश होकर जाएगा। तो ये बड़े कमरे में रिनाइन फिट है, छोटे कमरे में रिनाइन फिट है। जहाँ पे कहाँ पे इन दोनों में से ज़्यादा विस्तृत रूप में पड़ा है? यहाँ पे विस्तृत रूप में पड़ा है। ये ज़्यादा स्थायी है बेटा, ये कम स्थायी है। और क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी है इसलिए ये ज़्यादा कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर बेटा क्या देखते हैं हम? साइज देखते हैं, ना कि विद्युत ऋणता, क्योंकि विद्युत ऋणता इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते विद्युत ऋणता में। साइज में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाते हैं, साइज एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डी कक्षक उसमें आने लग जाते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है बेटा, तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त हम क्या देखेंगे? आकार देखेंगे। और बाएं से दाएं जाते वक्त हम क्या देखेंगे बेटा? विद्युत ऋणता देखेंगे। आओ इसी में सवालों की झड़ियां बढ़ा देते हैं और थोड़ी सी, ठीक है? और सवाल करके देखते हैं बेटा, और सवाल देखते हैं। यहां पे लिख देता हूं, सात सवाल तो दे चुका हूं, आगे क्या आपको खुद को ट्राई करना है। सिंपल सिंपल से सवाल है, कुछ नए लॉजिक इंट्रोड्यूस किए, इस वजह से दोबारा से कराने पड़ रहा है। आप ट्राई करते रहना बेटा, मैं इसके बाद रुकूंगा नहीं, मैं डिस्कस कर दूंगा इसको सीधे अभी, ठीक है? तो आप ट्राई करते रहना, भले आप पोज करके ट्राई करो, कैसे भी करो, वो आपकी हेडेक है। इसी एक ही यौगिक में मैंने HA, HB और SC तीन इंट्रोड्यूस कर दिए। HA, HB, SC में कंपैरिजन करना है आपको अम्लीय सामर्थ्य का। ऐसे सवाल मैंने पहले भी कराए थे, जो एक ही यौगिक में 3 H डाल दिए थे, मैंने आपको बताना था कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, ठीक है? तो 8वें नंबर का बेटा आपने ट्राई किया होगा, पोज कर लिया होगा आपने पहले ही मेरे कहने पर, ठीक है? तो 8वें नंबर का जब आपने ट्राई किया होगा तो यहाँ से H निकाला होगा और संयुग्म में क्षार बनाया होगा, यहाँ से H निकाल के संयुग्म में क्षार बनाया होगा, और यहाँ से H निकाल के संयुग्म में क्षार बनाया होगा। और ये एक ही ग्रुप के हैं तीनों, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। वो स्टाइल से टिपो, याद करो आप। तो ऊपर से नीचे जाने पर बेटा हम क्या देखते हैं? आकार देखते हैं। आकार बढ़ता है तो ऋणायन कैसा होता है बेटा? विस्तृत रूप में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। इसलिए अम्लीय सामर्थ्य की बात करूंगा तो अम्लीय सामर्थ्य किसका ज़्यादा आएगा? C का, B से ज़्यादा, B का A से ज़्यादा। किससे चेक करा हमने? आकार से चेक करा बेटा, साइज से चेक करा। साइड में रीजन भी लिखते रहा करो, मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग सीधे उतारते जाते हो, लेकिन आप साइड में रीजन भी नोट करते रहा करो, ताकि आप फ्यूचर में जब भी रिवाइज करो बेटा, तो कॉपी खोल के रिवाइज करोगे तो साथ के साथ आपको रीजन देखने को मिल जाएंगे। 9th वाला बेटा आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो आप देखो, इन दोनों पे धनायन आवेश आ रहे हैं, जबकि ये कैसे उदासीन है। जब मैं इनमें से H+ निकालूंगा, जैसे मैं इसमें से H+ निकाल के बताता हूँ आपको, अगर मैं इसमें से H+ निकालूंगा तो ये कैसा बन रहा है बेटा? RNH2 बन रहा है, ठीक है? जब मैं इसमें से H+ निकालूंगा तो ये कैसा बन रहा है? ROH बन रहा है। जब मैं इसमें से H+ निकालूंगा तो ये क्या बन रहा है? RNH- बन रहा है बेटा। और जब मैं इसमें से H+ निकालूंगा तो ये क्या बन रहा है? RO- बन रहा है। H+ निकालने के बाद ये प्रजाति कैसी बन रही है बेटा? उदासीन, जबकि इन पे क्या आ रहे हैं? ऋणायन आवेश आ रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि उदासीन वाली प्रजाति ज्यादा स्थायी होती है या फिर आवेश वाली? उदासीन वाली प्रजाति ज्यादा स्थायी होती है, इसलिए ये दोनों A और B CO/D से क्या है बेटा? अधिक स्थायी है। A और B CO/D से थोड़े से ज़्यादा स्थायी है। यहाँ पे वैसे भी धनायन आवेश आ रहा था, तो ये वैसे ही कैसा फील कर रहा था? अस्थायी। ये जल्दी से H+ देना चाह रहा था, इसलिए ये दोनों जल्दी से H+ देंगे। इनके सापेक्ष की बात करूँ तो अब इन दोनों के सापेक्ष में मैं बात करूँ A और B में कौन जल्दी देगा, तो ऑक्सीजन पे धनायन और नाइट्रोजन पे धनायन। ज़्यादा पागलपन किस में आ रहा होगा? ऑक्सीजन पे धनायन में आ रहा होगा। ऑक्सीजन जल्दी से H+ देना चाह रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणीय, और अधिक विद्युत ऋणीय पे धनायन कैसा होता है बेटा? अस्थायी होता है। तो सबसे ज़्यादा राहत B को मिली है। इसलिए अम्लीय सामर्थ्य की बात करूं तो वो किसका क्रम होता है? वो संयुग्म क्षार के स्थायी का ही तो क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है? B, फिर A।
बी और ए में तो कंपैरिजन हो गया, अब सी और डी की तुलना करनी है। सी और डी में बेटा यहाँ से H+ निकाला, यहाँ से H+ निकाला, ऑक्सीजन पे ऋणायन और नाइट्रोजन पे ऋणायन। ज़्यादा स्थायी ऋणायन किसका है बेटा? ऑक्सीजन का ऋणायन ज़्यादा स्थायी है, इसलिए बेटा डी पहले आ जाएगा, फिर सी सबसे एंड में आ जाएगा। तो ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आ गया, बी फिर ए फिर डी और सी। मतलब मैं आपको पहले ही 15-20 एग्जाम्पल करा चुका था पिछली क्लास में, 10 एग्जाम्पल मैंने अभी और ले लिए, तो 30 एग्जाम्पल मैंने करा दिए। फिर आगे चल के मैं अभी और दूसरे फॉर्म में सवाल को कराऊंगा, तो 10-12 एग्जाम्पल वहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कवर करते जा रहे हैं बेटा अम्लीय सामर्थ्य में, अम्लीय वाले चैप्टर में, एसिड के लिए, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि इसके बाहर कंसेप्ट तो नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है किसी भी रूप में, लेकिन कंसेप्ट नहीं आएगा। मैं सारे तरह के कंसेप्ट यहीं पे कवर कर दूंगा। 10वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और ये पूछा जा चुका है पहले ही जेई के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लिख के दे दिया यहाँ पे। अब आपको सोचना है, यहाँ पे NH3+ लगा हुआ है और यहाँ पे COH लिखा हुआ है। बात को समझना आप, जब यहाँ पे COH लिखा हुआ है, NH3+ लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि NH3+ की pK लगभग 10 के बराबर होती है, जबकि COH की pK जो होती है वो 3 से 6 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ से H निकालोगे तो ऑक्सीजन पे ऋणायन आएगा, जबकि यहाँ से निकालोगे तो नाइट्रोजन उदासीन हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा स्थायी कौन है? ये वाला है। यहाँ से H निकालना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसका pK वैल्यू कैसा आ रहा है बेटा? कम आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय तो हमारे लिए कौन हो जाएगा? एसिड वाला H है। अब HB और HC में देखना है, जब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं इस NH3+ की, तो उस समय पे इस COH का कौन सा प्रभाव लग रहा होगा? इस NH3+ के लिए इस COH का प्रभाव कौन सा लग रहा होगा? अबे भाई अति संयुग्मन तो लग नहीं सकता, क्योंकि वो तो धनायन ऋणायन मुक्त मूलक द्विबंध त्रिबंध के लिए लगता था जब वो कार्बन पे आते थे। यहाँ पर प्रेरणिक वो अति मीजोमर प्रभाव भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे कोई संयुग्मन नहीं है। तो एक ही बचा बेटा प्रेरणिक प्रभाव। तो इस COH का कौन सा प्रभाव लग रहा है? इसमें -I, पहले ही धनायन है उस पर, ऊपर से -I और लगा रहे हैं, ये मैच है। तो फिर यहाँ पे धनायन और कैसा बढ़ रहा होगा? बढ़ता ही जा रहा होगा। तो ये जल्दी से H+ देना चाहता है बेटा। तो HA के बाद कौन आएगा? HB। जबकि इस वाले पे क्या हो रहा है बेटा? इस वाले पे जो प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? दूरी पर आधारित होता है। ये दूर है बेटा, ये पास में था, इसलिए इसमें कम लग रहा होगा। सबसे आखिरी में HC हो जाएगा। इसका pK वैल्यू सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा अम्लीय। फिर इन दोनों में कंपैरिजन हमने किससे किया बेटा? प्रेरणिक प्रभाव से। इन दोनों में कंपैरिजन हमने किससे किया है? प्रेरणिक प्रभाव से। बात समझ में आ गई? सिंपल है। तो ये 10 सवाल बेटा मैंने आपको कराया, एक बार आप नोट डाउन करो, सोचो, दिमाग लगाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। एक अलग टाइप से सवाल भी बन जाता है कभी कभी अम्लीय में, अम्लीय सामर्थ्य के लिए, ठीक है। और पिछले 2 साल से उसी तरह के फॉर्मेट में सवाल पूछा जा रहा है, तो अपन उस तरह के फॉर्मेट के सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। जेई में और नीट में दोनों में उसी फॉर्मेट में सवाल पूछा जा रहा है बेटा, तो उस तरह के फॉर्मेट के सवाल करते हैं, ठीक है। तो सवाल किस तरह से आते हैं बेटा? साम्य अवस्था की दिशा बताएं या ज्ञात करें। साम्यावस्था क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बतानी है अपन को, इक्विलिब्रियम की दिशा बतानी है कि आगे चलेगी, अग्र चलेगी अभिक्रिया या फिर पश्चिम चलेगी अभिक्रिया। अग्र को क्या बोलूंगा बेटा मैं? फॉरवर्ड। पश्चिम को क्या बोलूंगा? बैकवर्ड, क्योंकि मैं F यूज करूंगा या B यूज करूंगा, ठीक है ना। तो अग्र पश्चिम की बात है बेटा। तो यहाँ पर सवाल किस तरह से बनेंगे? दोनों तरफ आपको क्या होगा? दोनों तरफ आपको एक रिएक्शन दी जाएगी बेटा, एक रिएक्शन दी जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा वो रिएक्शन आगे जा रही है पीछे आ रही है। तो मैं आपको सीधे सीधे पहले तो नियम बता देता हूँ आपको इस तरह के सवाल को करना कैसे। तो 3 नियम है। सबसे पहले तो आप क्या करो कि दोनों तरफ अम्ल पहचाने। सबसे पहली बात तो क्या करनी है आपको? दोनों तरफ हमें जो है अम्ल पहचानना है रिएक्शन के, है ना। उत्पाद साइड में और अभिकारक साइड में, दोनों तरफ हमें क्या पहचानना है? अम्ल पहचानना है। फिर दूसरी चीज क्या करनी है? अम्ल की तुलना करें। जो भी अम्ल हमने चुने हैं दोनों तरफ, उनकी तुलना करनी है और प्रबल अम्ल ज्ञात करें। दोनों तरफ जो अम्ल आएंगे उनमें से प्रबल किस तरफ है, वो उस तरफ प्रबल अम्ल लिख दो आप। तीसरी बात क्या है बेटा? हमेशा
साम्यावस्था की दिशा प्रबल अम्ल के विपरीत होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों तरफ अम्ल पहचानना है। दोनों तरफ के अम्ल में आपको ये पहचानना है कि कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल है, और जिस तरफ प्रबल अम्ल आ जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी उल्टी दिशा में बेटा क्या होगी, आपकी रिएक्शन जाएगी। अगर मान लो आपके अभिकारक साइड में है तो उत्पाद साइड में आपकी रिएक्शन जाएगी। अगर आपके उत्पाद साइड में प्रबल अम्ल आ रहा है तो आपके अभिकारक साइड में जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं यार, ऐसे ये 3 चीजें लिखने से कुछ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए, यहाँ पे मैंने PSCOH लिख दिया प्लस PHO माइनस Na प्लस, ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने PSCO माइनस Na प्लस प्लस PHOH। ठीक है, अब इन दोनों तरफ बेटा मुझे क्या पहचानना है, इस तरफ और उस तरफ मुझे क्या पहचानना है बेटा, अम्ल पहचानना है। एक मेरे को अभिक्रिया दी हुई है, मुझे पता लगाना है कि ये अभिक्रिया अग्र जा रही है या ये अभिक्रिया पश्च जा रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में मैं अम्ल देखूंगा कौन कौन है। तो इन दोनों में अगर मैं अम्ल की बात करूं तो ब्रोस्टर क्लोरी क्या बोलता था, जो H+ देता है वो अम्ल होता है। तो इन दोनों में से H+ कौन दे रहा है, ये, यानी कि ये हमारा क्या अम्ल है, A लिख दिया। इन दोनों में अम्ल कौन है, ये हमारा अम्ल है, A लिख दिया। अम्ल पहचान लिया भैया। अब हमें इन दोनों अम्लों में पहचानना है कि प्रबल अम्ल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो भैया बेंजोइक एसिड और फिनॉल, ज्यादा बढ़िया अम्ल कौन सा है। अभी इतने सवाल तो करे यार, 30 सवाल तो आपको मैं करा चुका हूं। तो इन दोनों में आप बता नहीं सकते कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ये वाला ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेनायन चलेगा, अनुनाद चलेगा, जबकि ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बेटा, प्रबल अम्ल हमारा, ये वाला हमारा प्रबल अम्ल है। अब मैंने क्या बोला था, जिस तरफ प्रबल अम्ल है उसके विपरीत दिशा में हमारा साम्यावस्था चलेगा, रिएक्शन चलेगी। तो यानी कि प्रबल अम्ल इस तरफ आ रहा है, यानी कि हमारी अभिक्रिया किस तरफ जाएगी, आगे की हो जाएगी, यानी कि हमारी अभिक्रिया अग्र होगी, यानी कि फॉरवर्ड होगी। तो फॉरवर्ड के लिए F यूज करूंगा। हमारा साम्यावस्था की दिशा क्या होगी, फॉरवर्ड, यानी कि अग्र होगी। इस तरह के सवाल है, बस सिंपल कर लोगे। चलो ट्राई करो भाई। दोनों तरफ अम्ल पहचानो, उसके बाद क्या करोगे, उनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है और उसके अपोजिट चल जाएगी आपकी रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है, फटाफट से बेटा ये 4 सवाल है, पोज करके ट्राई करो। फिर और कैसे आते हैं वो भी बताता हूँ। पहले ये 4 सवाल ट्राई करो, फिर 2-3 सवाल और बताता हूँ किस प्रकार के सवाल और आ सकते हैं। तो आपने बेटा सेकंड वाला ट्राई किया होगा, इन दोनों में से आपने देखा होगा तो एसिड ये आ रहा है आपका, फिर इन दोनों में से आपने देखा होगा तो आपका एसिड ये आ रहा है। अब मिथेनॉल और सल्फोनिक एसिड में अगर बात करूं तो ये वाला जो हमारा एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि RSO3H और CH3OH में से ज़्यादा अम्लीय स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो RSO3H है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन किस तरफ चलेगी, अभिक्रिया किस तरफ चलेगी, अग्र चलेगी। अग्र का मतलब क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड। ये है साम्यावस्था की दिशा, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से एसिड कौन है बेटा, ये हमारा एसिड है। इन दोनों में से एसिड कौन है बेटा, ये हमारा एसिड है। सर ये आपको कैसे पता चल जा रहा है, अरे भाई इसने H लिया है तो ये बेस है, इसने H दिया है तो ये एसिड है। H+ दिया है ना भाई, इसने H+ दिया है, ये एसिड है। इसने H+ दिया है उसको तो ये एसिड है। अब इन दोनों में से ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, ये वाला या ये वाला। तो ये वाला ज़्यादा प्रबल अम्ल है बेटा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बिहेव करेगा। मैंने बताया था सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिक एसिड से अधिक अम्लीय होते हैं। इनका pK 6.4 के लगभग होता है और इनका pK बेटा किसके लगभग होता है, 3 से 6, या तो ऐसे समझ लो, या फिर इसके पीछे OH लगा था और इसके पीछे R लगा है। R का कौन सा प्रभाव होता है बेटा, +I, और OH का कौन सा होता है, +M। अरे भाई यहाँ पर जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पहले तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ,
यहाँ पे R में प्लस आई लगेगा, OH का प्लस M लगेगा, तो प्लस M बढ़िया है माइनस के लिए, या प्लस आई ठीक है, फिर भी प्लस M से दो। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि अब की बार रिएक्शन किधर जाएगी, पश्च जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, तो इसमें B लिख देंगे, पश्च लिख देंगे, ठीक है। चौथे नंबर में बेटा इन दोनों में से एसिड कौन है, ये H प्लस दे रहा है इसको, इसलिए ये वाला एसिड है, और ये वाले में से ये वाला एसिड है। और इन दोनों में से ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन से, ऊपर से नीचे जाते हैं, वो वाली बात आ गई, ऑक्सीजन पे ऋणायन, सल्फर पे ऋणायन, तो ऊपर से नीचे आते हैं, आकार बढ़ता है, ऋणायन स्थायी होता है, तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो ये प्रबल अम्ल है, यानी कि रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, अग्र जाएगी। एक प्रकार के सवाल, ठीक है। और देखो बेटा और कैसे सवाल आ सकते हैं, बस 3 बातें ध्यान रखनी है इस तरह के सवालों को करने के लिए। अम्ल पहचानो, प्रबल अम्ल पहचानो, उसके अपोजिट दिशा में आपकी रिएक्शन चल जाएगी, ठीक है। और देखो सवाल, यहाँ पे इसको HD बोल दो। मैं आपको 2 इक्विवेलेंट NaNH2 दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन से 2 H निकलेंगे। 4 तरह के हाइड्रोजन दिए बेटा मैंने, HC दिया है, HA दिया है, HB दिया है और HD दिया है। आपको बताना है कौन से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। चलो बताओ फटाफट। इसको चाहो तो थोड़ा सा और चेंज कर लो, यहाँ पर आप OH लिखो, यहाँ लगाओ आप NO2 और इसको HD कर लो। चलो ट्राई करो। तो बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहला तो जो आ रहा है हमारा H है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आ रहा है, ठीक है ना। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए H आ रहा है। उसके बाद जो हमारा आ रहा है यहाँ पे HB एसिटिलीन में आ रहा है, HD हमारा ऑक्सीजन पे ऋणायन आएगा और HC हमारा ऑक्सीजन पे ऋणायन। अब 2 इक्विवेलेंट हमें सोडामाइड दिया हुआ है, NaNH2 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास क्षार कितने बेटा 2 इक्विवेलेंट है, 2 मोल क्षार है, यानी कि 2 H प्लस को ही निकाल सकता है। तो ये कौन से H प्लस को उड़ाएगा, जो ज़्यादा अम्लीय होंगे। तो पहले तो हम अम्लीयता का क्रम लिख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो क्रम आएगा उसमें जो 2 पहले आएंगे उसको उड़ा देगा, बाकी को रहने देगा। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय तो बेटा H है, क्योंकि वो एसिड में फंसा हुआ है। फिर HD और SC में कंपेयर करें बेटा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे ऋणायन आएगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे ऋणायन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे ऋणायन आ रहा है उसमें NO2 का कौन सा प्रभाव लगेगा, -M और -I, जबकि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं लगेगा -M -I, केवल बेंजीन के साथ अनुनाद में। जबकि यहाँ पर जब ऋणायन आएगा तो यहाँ पे इसका कौन सा लगेगा, -M भी लगेगा बेटा और -I भी लगेगा, जबकि यहाँ पर से हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं लगेगा, केवल ऑक्सीजन पे ऋणायन है। तो HD आ जाएगा बेटा, फिर HD के बाद HC आ जाएगा, HC के बाद HB आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऋणायन बनेगा, यहाँ कार्बन पे ऋणायन बनेगा। तो ऑक्सीजन पे ऋणायन ज़्यादा स्थायी है कार्बन sp से। तो ये हमारा क्रम आ गया बेटा, किसका, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कौन से 2 H निकालने पड़ेंगे जो ज़्यादा अम्लीय हैं, वो पहले निकल जाएंगे। तो जब मैं आंसर बनाऊंगा तो आंसर कैसा बनेगा, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो ऐसा का ऐसा पड़ा होगा बेटा, और यहाँ पर जो नीचे वाला OH है वो भी ऐसा का ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला है वहाँ पे O- और यहाँ पर Na+ आ जाएगा बेटा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा और यहाँ पर CO-, यहाँ पर भी Na+ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों H निकल चुके हैं किसके द्वारा, इस NH2- के द्वारा। इस NH2- ने इस H को भी निकाल लिया बेटा और इस NH2- ने इस H को भी निकाल लिया यहाँ से। तो ये दोनों H किसने निकाल लिए, 2 मोल NH2- दिया हुआ था, 2 मोल NH2- ने ये वाला H और ये वाला H+ निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों अम्लीय H+ थे। तो यहाँ पर Na+ और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, 2 मोल अमोनिया बन जाएगा, 2 मोल NH3 बन जाएगा। इस तरह के सवाल भी आते हैं, ठीक है। और 2 सवाल देखो आप,
दो इक्विवेलेंट KOH दे रहा हूं साहब। आपको बताना है कौन कौन से H निकलेंगे, HA, HB और SC, तीन तरह के H दिए हुए हैं, आपको कौन कौन से H निकलेंगे वो बताना है। 6 नंबर वाला पोस्ट करके ट्राई करो, इसके बाद एक सवाल और करेंगे, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखो आप लोगों ने जब किया होगा बेटा, तो आपने कैसे किया होगा, जैसे मैं करता आ रहा हूँ, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखा होगा HA, HB, SC का, और वो कैसे लिखते हैं, H प्लस हटाते हैं, वहाँ पे रिनाइन बनाते हैं। जब मैं यहाँ पे से H प्लस हटाऊंगा तो यहाँ बेंजीन पे रिनाइन बनेगा, HB हटाऊंगा तो यहाँ रिनाइन बनेगा, SC हटाऊंगा तो यहाँ रिनाइन बनेगा। HA कार्बन sp2 पे रिनाइन बन रहा है, HB जो रिनाइन बन रहा है वो बेंजीन के साथ कैसा है बेटा, वो अनुनाद में है, जबकि SC जो हो रहा है बेटा वो SC ना तो अनुनाद में है, ना ही आपका कैसा है बेटा, ना ही आपका वो कार्बन sp2 पे आ रहा है, sp3 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जहां जहां से H प्लस निकल सकता है वहां पे हम क्या जोड़ देंगे बेटा, Na प्लस को जोड़ देंगे। यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा बेटा, सॉरी Na प्लस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, K प्लस आएगा, ठीक है। बाकी सब मिटा देते हैं अपन, कचरा पट्टी, है ना, ताकि थोड़ा सा इसमें समझदारी की बात रह जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, Na प्लस नहीं आएगा, K प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने KOH लिया है, ठीक है। तो K प्लस और यहाँ पे ऋणायन। अब HB की बात करूँ तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे K प्लस आ जाएगा, और फिर HC आएगा, क्योंकि HA, HB, HC में से HA और HB निकलेगा बेटा, SC नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि HA, HB जो है वो ज़्यादा बढ़िया हमारे अम्लीय H है। यहाँ पर जो देखूंगा मैं कार्बन sp2 पे रिनाइन बन रहा है बेटा, यहाँ पर भी कार्बन sp2 पे। क्यों है ये कार्बन sp2, क्योंकि बेंजीन के साथ बेटा क्या है, संयुग्मन में आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से और यहाँ से निकलेगा, मैंने इसलिए मिटाया बेटा ताकि मैं एक क्वेश्चन फटाफट से लिख पाऊँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ट्राई करोगे आप लोग। यहाँ पे मैं 1 इक्विवेलेंट KOH दे रहा हूँ, आपको बताना है कहाँ से H प्लस निकलेगा। मेरे पास तीन तरह के H है बेटा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, ये और ये दोनों सेम है। आपको बताना है बेटा कहाँ से H प्लस निकलेगा। केवल एक इक्विवेलेंट KOH दिया है, यानी कि एक ही H प्लस निकल सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, पॉज करके दिमाग लगाओ। तो बेटा जब आप H प्लस निकाल के यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, आपने ये बना दी होगी संरचना COO माइनस K प्लस, ठीक है। ये क्यों बनाई बेटा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था ये बिल्कुल इस तरह की संरचना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वाला जो होता था वो कैसा होता था, सक्रिय मिथिलीन समूह होता था बेटा, जिसका H प्लस जो होता था सबसे ज़्यादा अम्लीय होता था, क्योंकि यहाँ पर -M और यहाँ पर -M, दोनों तरफ से -M लग रहा होता था। बात समझ में आ रही है आपको। तो दोनों तरफ से -M लग रहा है बेटा, यहाँ पर, यहाँ से भी -M लग रहा है और यहाँ से भी -M लग रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा अम्लीय है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट KOH से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये संरचना बन जाएगी। देखो प्रीवियस ईयर के जो JEE और नीट के पेपर है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ये वाले सवाल आपको करा रहा था। साम्यावस्था की दिशा वाले सवाल पूछे जा चुके हैं बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल तरह के सवाल होते हैं, हमें वही का वही चीज़ यूज़ करनी है, अम्लीय सामर्थ्य वाली। प्रबल अम्लीय ढूंढना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या चल जाएगी, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन हो जाएगी, साम्यावस्था की दिशा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग अम्लीय सामर्थ्य के बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्षारीय सामर्थ्य के बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक SIR प्रभाव पढ़ाऊंगा आपको मैं अगली क्लास में, है ना। हो सकता है अगली क्लास में पढ़ाऊँ या फिर हो सकता है उसके अगली क्लास में। वैसे अगली क्लास में मैं आपको सोच रहा हूँ कि सक्रिय धातु परीक्षण और सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण, वो भी इनसे ही मिलते जुलते हैं, तो यहीं पे मैं आपको वो पढ़ा दूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सक्रिय धातु परीक्षण और सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, NCERT से ढूंढ के आपको पढ़ के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलता है। थैंक यू सो मच।